लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। दुनिया के 170 देश कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और उसकी जद में है और अब तक 5 लाख लोग इससे संक्रमित हुए हैं, तो वहीं 23,000 लोगों की जान जा चुकी है। अगर वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में 700 से ज़्यादा लोग इससे कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और अब तक 21 लोगों की जान चली गई है। जहां इंडिया इससे एहतियात बरतने के लिए नए नए उपाय ढूंढ रहे हैं, एहतियात बरत रहा है, हिदायत दी जा रही है कि घरों में रहे और 21 दिनों के लिए इंडिया को लॉकडाउन कर दिया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ी आबादी पर इतने दिनों तक लॉकडाउन होगा और इतिहास में पहली बार किसी देश पर इतनी ज़्यादा दिनों तक लॉकडाउन होना है। तो वहीं दूसरी ओर आज एक रिपोर्ट आई है, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, उसने अपना एक रिपोर्ट पेश किया है इंडिया के ऊपर। जॉन हॉपकिंस उस यूनिवर्सिटी का नाम है। जो आंकड़े आए हैं, जो रिपोर्ट उन्होंने बताया है अपनी रिपोर्ट में, वो बहुत ही डरावनी है और बहुत ही परेशान करने वाली और भयावह करने वाली है। आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में उस यूनिवर्सिटी ने क्या क्या कहा है इंडिया के बारे में और कौन सी मुख्य बातें कही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 24 मार्च को देश के नाम संबोधन करने रात के 8 बजे आए तो उन्होंने कहा कि 21 दिन बहुत ज़रूरी है इस चेन को तोड़ने के लिए। जो वायरस जो स्प्रेड हो रहा है, इसको तोड़ने के लिए 21 दिन और 21 दिन एहतियात बरतना होगा, घरों में रहना होगा। लेकिन आज जो रिपोर्ट आया है, वो जो स्टडी में अपने बताया है, उस रिपोर्ट में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बताया कि 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद जब खुलेगा भारत, हालांकि ये बताया जाने लगा है कि भारत 3 महीने के लिए लॉकडाउन होगा। यूनिवर्सिटी ने बताया है कि कैसे भारत के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ये रिपोर्ट तैयार किया गया है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और द सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसीज CDDEP के द्वारा। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना वायरस से जो डरावनी लहर है, ये जुलाई अगस्त में खत्म होगा। ये जो कोरोना वायरस का जो प्रकोप है, ये जो वायरस है जो स्प्रेड कर रहा है, ये जुलाई और अगस्त में जाकर के खत्म होगा, जैसा कल संकेत मिला है जो WHO ने बताया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आकर के कहा, जो उन्होंने राहत पैकेज की घोषणा की है, उसमें यह बताया गया है कि और ख़ास तौर पे तवज्जो जो दिया गया है कि वो 3 महीने को ध्यान रखा गया। तो अब ये कयास लगाया जाने लगा है कि भारत 3 महीने के लॉकडाउन होने की ओर अग्रसर हो रहा है और भारत सरकार तैयारी कर रही है 3 महीने की, क्योंकि आज ये रिपोर्ट भी आया है जो सच में इसको पुष्टि करती है। ये डरावनी तस्वीर है और ये डरावना रिपोर्ट है जो अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी जॉन हॉपकिंस ने पेश किया। और आगे उन्होंने क्या क्या बताया है, उन्होंने ये बताया है पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोग अप्रैल से लेकर करके मई तक कोरोना संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती होंगे और ये सिलसिला जुलाई तक बरकरार रहेगा। अब 25 लाख लोग इससे संक्रमित होंगे। अभी 700 लोग अभी तक संक्रमित हुए कोरोना वायरस से, लेकिन जो बताया जा रहा है कि 25 लाख लोग इसकी चपेट में आएंगे और ये संभावना जताया गया है इस यूनिवर्सिटी के, जो यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है, जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उसमें। और साथ में ये भी बताया गया है कि एक्चुअल जो कितने लोग इस कोरोना वायरस से संक्रमित है वो पता नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि जांच ही नहीं हुआ है। अगर जांच होगा तब तो पता चलेगा कि कौन बीमार है कौन नहीं है। जांच ही नहीं हो पा रहा है लोगों का, जो एक सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जांच अगर हो तो इसका परिणाम आएगा, फिर दिखने लगेगा कि कितने लोग संक्रमित हैं। जो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 25 लाख लोगों के संक्रमित होने की संभावना है। लेकिन इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एहतियात बरते। और ये रिपोर्ट क्या क्या बता रही है कि अगर ये रिपोर्ट इसलिए बता रहा है कि अगर हम ऐसा कदम नहीं उठाते तब ऐसे हालात होंगे। अगर हम सतर्क रहते हैं और सावधान रहते हैं तो शायद ऐसा ना हो। अब जो सवाल खड़ा होता है कि जांच नहीं हुई है, जांच अगर होती तभी तो पता चलेगा कि कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग नहीं हैं। और अब खास तौर पर जो सबसे डरावनी और सबसे बड़ी जो सवाल इस यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट जो पेश किया है वो ये है कि भारत में वेंटिलेटर की बहुत ही ज़्यादा कमी है। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत जैसे देश को 10 लाख वेंटिलेटर की ज़रूरत है, लेकिन अभी हमारे पास कितने हैं? मात्र 40,000।
40,000 वेंटिलेटर इस वक्त भारत के पास है, लेकिन ज़रूरत बताया जा रहा है कि अगले 3 महीने में 10 लाख वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। उन्होंने अमेरिका के साथ कंपेयर किया कि अमेरिका जैसे देश में 1,60,000 वेंटिलेटर है, जबकि वहाँ की आबादी हमसे 5 गुना कम है। फिर भी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के जो मेयर है, जो वहाँ के गवर्नर है, वो राष्ट्रपति से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे शहर में वेंटिलेटर की कमी है, वेंटिलेटर की आपूर्ति की जाए जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके। तो बेहतर यही है कि आप लोग घरों के अंदर रहें। अब आपको बता देता हूँ कि स्टेज 1 क्या होता है, स्टेज 2 क्या होता है, स्टेज 3 क्या होता है, स्टेज 4 क्या होता है। कोरोना वायरस के 4 स्टेज है। अब तक बताया जा रहा था कि भारत दूसरे स्टेज के मुहाने पर है, दूसरे स्टेज पर है, लेकिन अब तीसरा स्टेज दाखिल होने वाला है। आखिर तीसरा स्टेज है क्या? जो रिपोर्ट बता रही है कि भारत तीसरे स्टेज की दहलीज पर खड़ा है। आपको बता दूं कि पहला स्टेज वो स्टेज है कि जब कोई विदेशी या कोई भारतीय नागरिक विदेश से आया हो, उसको वो संक्रमित है, उससे किसी दूसरे लोगों को, जो इंडियन लोग हैं, उससे उसमें संक्रमित नहीं। अब दूसरा स्टेज क्या होता है कि दूसरा स्टेज वो है कि जब कोई विदेशी नागरिक या भारतीय नागरिक जब विदेश से लौटा वापस भारत, तो उससे किसी जो भारत के जो लोग हैं, जो भारत के जो नागरिक है, जो भारत में ही है, वो कहीं विदेश नहीं गए, उनसे संक्रमित हुए। ये दूसरा स्टेज था। अभी तक भारत में इसी तरीके से ये बीमारी फैली, जो 700 से ज़्यादा लोगों तक बताई जा रही थी। लेकिन जो हॉकिंस यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट पेश की, उसमें ये बताया जाता है कि आप थर्ड स्टेज जा रहे हैं। अब तीसरा स्टेज क्या है, जो खतरनाक लेवल पे हम धीरे धीरे जा रहे हैं। अब वो तीसरा स्टेज ये है, अब भारत में जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए मैं भारत में हूँ, अब भारत में ही रह रहा हूँ, अभी तक मैंने किसी विदेशी देशों का यात्रा नहीं किया, यूरोपीय कंट्रीज़ का यात्रा नहीं किया, वहाँ मैं नहीं गया हूँ। जैसे मुझको मान लीजिए, खुदा ना खास्ते अगर हो जाता है, ऐसा ना हो, अगर होता है तो मेरे जो पड़ोसी है, ये आस पड़ोस में मेरे लोकेलिटी में जो रहने वाले लोग हैं, अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पे घूमूंगा, बाहर जाऊँगा सामान लाने के लिए, तो मुझसे जो संक्रमित होंगे वो तीसरा स्टेज होगा। चौथा लेवल इससे और भी ज़्यादा खतरनाक है, जिसका सामना चीन और इटली जैसे देश कर रहे हैं, स्पेन कर रहा है, अमेरिका तक कर रहा है। खैर भारत अब तक चौथे स्टेज, इसका सामना चीन कर चुका है। अब भारत तीसरे स्टेज पे, जो रिपोर्ट बता रही है, उसके मुहाने पे खड़ा है। आप सोचिए कि जो रिक्शे वाले हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो क्या करके खाएंगे, कैसे खाएंगे। जो फैक्ट्रियों में मजदूरी करने वाले इंसान हैं, वो क्या करेंगे। जो व्यापार करने वाली जो तस्वीर जो आ रही है, जो किस प्रकार से लोग महानगरों से, महानगर जिसकी शान होती है, ये मजदूर, इनके ही बदौलत ये महानगर गुलजार नज़र आता है, चमकता है, चकाचौंध नज़र आता है। लेकिन आज ये जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए मेहनत मजदूरी कर कर वो कमाते थे, कोई 1000 किलोमीटर दूर से आया था, तो कोई 1200 किलोमीटर, कोई 500, तो कोई 400, कोई यूपी से, तो कोई बिहार से, कोई झारखंड से, तो कोई आसाम से। लेकिन आज उसे पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये जो तस्वीर है, ये ठीक कुछ ऐसे ही है। जब आप इतिहास के पन्नों को उल्टाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसी तरह से जब देश का पार्टीशन हुआ था, जब बंटवारा हुआ था, तो लोगों का हुजूम, लोगों का काफिला इसी तरीके से चल रहा था। कोई सर पे अपने बच्चे को लिया हुआ था, तो कोई कांधे पे बैग, तो किसी के सर पे छोटे छोटे बच्चे थे। ये तस्वीर देख कर कलेजा फट जाए। लेकिन लोग यहाँ से जा रहे हैं। आज एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। उस वीडियो को मैं आपको दिखाता हूँ, और वो देखिए कि ये मज़दूर कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी संख्या में जो उनका काफिला है वो जा रहे हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और देखिए इस वीडियो को, और फिर सोचिए कि हम क्या इंसान कहलाने लायक बचे हैं। ये देखिए सामूहिक पलायन की ये तस्वीरें, और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर, कोई एक शहर से निकलकर लोग कहीं और दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं। मुझे तो नहीं याद है कि ऐसी तस्वीरें हमने पहले कहाँ देखी थी। बाढ़ के दौरान या और किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान इस तरह की तस्वीर आपको नहीं मिलेगी कि पूरा हज़ारों लोगों का काफिला, हर उम्र के लोग, महिलाएं, बच्चे, आप देखिए युवा, बुजुर्ग, ऐसे अचानक सड़कों पर निकल पड़े हैं। इन्हें पता नहीं कि इनको जाने का साधन मिलेगा कि नहीं। ये कैसे 200, 300, 400, 500 किलोमीटर का फासला तय करके अपने घर पहुंचेंगे, क्योंकि इनमें कोई आजमगढ़ का है, कोई बदायूं का है, कोई औरैया का है, कोई हरदोई का है, कोई लखनऊ का है। मैंने 2500 लोगों से, 50 लोगों से बात की।
अब कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग जाएंगे कैसे और किस उम्मीद से निकल पड़े हैं, ये क्या सोचकर निकले हैं, कैसे पहुंचेंगे, और दूसरी तरफ की सरकार इनके लिए क्या करने वाली है। क्या सरकार की तरफ से कोई इंतज़ाम होगा, कोई व्यवस्था होगी कि आगे जा पाएंगे। लेकिन सरकारी व्यवस्था भी अगर ऐसे हज़ारों लोगों का सवाल हो तो फिर वो व्यवस्था कैसे होगी। मुख्यमंत्री योगी ने कल कहा था कि जो लोग यूपी से दिल्ली से यूपी की तरफ जाएं या उत्तर प्रदेश के लोग अपने शहरों में जाना चाहें, उनके लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था हो, उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, खाने पीने का इंतज़ाम हो। रात में मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक निर्देश जारी हुआ था। लेकिन अब ये तादाद अगर हज़ारों में है तो फिर इनके लिए क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ एक बड़ी चिंता भी है कि अगर इतने लोग जा रहे हैं, हम एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, हम कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक दूसरे से कम मिलने जुलने की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये हज़ारों लोगों का काफिला अपने गांव घर की ओर चल पड़ा है। अब पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। इनकी मुसीबत, इनकी मुश्किल अपनी जगह है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि खाने पीने के इंतज़ाम नहीं थे उनके पास, आटा दाल चावल सब महंगा हो गया, सरकार की तरफ से उनको कोई इंतज़ाम नहीं दिखा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके चक्कर में हम यहाँ रहते, इससे बढ़िया है कि हम अपने गांव घर चले जाएं। न मंजिल का पता, न सफ़र का ठिकाना, बस यूं ही बेबसी और लाचारी को उठकर चले जाना। न उम्मीद न भरोसा, देश के कोने कोने से हर रोज कमाने खाने वाले लोग चल पड़े हैं एक आस लेकर के ज़रूर पहुंचेंगे अपने घरों को। ना तो करने को काम है, ना रहने को घर। लॉकडाउन करने का मुख्य मकसद था लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाना, लेकिन क्या ये नज़र आ रहा है, ये जो वीडियो में देख रहे हैं, क्या ये लोग सोशल डिस्टेंस जो बताया गया था कि सामाजिक दूरी बना करके रखे, अपने अपने घरों में रहें, हुजूम ना लगाएं, भीड़ ना हो इकट्ठा, लेकिन इस मजबूरी की और इस आफत की घड़ी में उनको क्या पता। जो लोग कल आए थे बिहार से, यूपी से मजदूरी करने और दिल्ली वालों का पेट भरते थे, अब खुद भी पेट अपना भरते थे। और दिल्ली जिनकी बदौलत चमकती थी, दिल्ली जिससे गुलजार रहती थी दिल्ली के सड़कें, लेकिन आज ये अपने घरों को वापस जाने को मजबूर है। इनको कोई इनका पुरसाने हाल लेने वाला कोई नहीं है। सरकारें बस बड़े बड़े दावे कर रही हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन ये अभी फौरी तौर पर इनको खाने की ज़रूरत है कि ये खाना कैसे खाएंगे। इनको शेल्टर होम में रखा जाए या इनको पहुंचाने का कुछ इंतज़ाम किया जाए, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली बीजेपी कहाँ है, क्या कर रही है, उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहाँ है, जो कहता था कि सेना से भी हम ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं और चाहें तो सेना। तो ये सब जो दावे करने वाले थे, इन लोगों के लिए मजदूर, इन लोगों की मदद को क्यों नहीं आगे आ रहे हैं लोग। देख कर करके ये तस्वीरें शायद आपका भी दिल, आपका भी कलेजा पसीज जाएगा कि हम किस देश में रह रहे हैं। उसी देश में आखिर ये गरीबों का कौन है, कौन सरकार सुनने वाली है। हिंदू और मुसलमान के नाम पर हम लोग हमेशा बढ़ जाते हैं, और शायद आज ये हर किसी को पछतावा होगा और हर कोई सोचता होगा कि क्या हम हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट करते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन सोचिए कि अगर हम पढ़ लिख कर और सोच समझ कर डेवलपमेंट के नाम पर, अस्पताल के नाम पर, और डॉक्टर्स कितने हैं हमारे, और कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ है हर एक चीज़ की, अगर उस चीज़ पे हम वोट करते तो शायद आज ये दिन और ये नौबत देखने को नहीं मिलती। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।